हम पढ़ेंगे परमाणु पर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 हमारे हो चुके हैं और ग्रे का हमारा एक्सपेरिमेंट हमारा लगभग जो कंप्लीट होने वाला है। तो आशा है कि आप इसकी एनसीईआरटी पढ़कर आ रखे होंगे। रीजन एनालिसिस हमने आपसे कहा था कि ये ग्राफ तक जो है एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, क्योंकि वहां तक जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे अगला टॉपिक, वैसे तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा बट ग्राफ जो है हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो ग्राफ के साथ साथ हमको बहुत सी चीजें आज देखनी है एक्सपेरिमेंट में, आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम क्या आज हम पढ़ेंगे ग्रीगन मार्जिन प्रयोग का व्यवस्थात्मक निरूपण पर निर्धारित ज्योमेट्रिक ग्राफ देखें। तो ये जो ग्राफ है, तो इसको ग्राफ को मैं आपको देखते हैं एक चीज जिसमें गौर करने वाली बात यही है। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ और रुकिए मैं ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये जो है ये मैंने अब देखिए, देखने वाली बात नहीं है कि इधर पे जब प्रकीर्णन कोण जो कि डिग्री में है, प्रकीर्णन कोण जब 20 से कम है तो यहाँ पे जो है संसूचित किए गए प्रकाशित प्रकरणों की संख्या कितनी है? 10 की घात 5 से 10 की घात 6 के बीच में है। अभी हमारा केवल 20 जो है वो डिग्री में 20 डिग्री है केवल का, केवल 20 डिग्री है यहाँ पर। 10 की घात 5 से लेकर 10 की घात 6 तक हमारे जो है संसूचित किए गए 50 कितनी है? और देखिए दूसरे जैसे कि 10 की घात 3 संख्या है उस पर देखिए कितने डिग्री का कोण है? 40 से 60 के बीच, घटा की नहीं, मतलब कोण बढ़ता जा रहा है और प्रकीर्णित प्रकीर्णित कणों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्यों? क्योंकि कोण जितने देखो, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कि 0.14% इलेक्ट्रॉन केवल 1% ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे, मतलब फील्ड में कहते हैं पर प्रकाशित करने वाले जो है उसको सूचित हुए। उससे कम तो सारे इलेक्ट्रॉन सीधे ही निकल गए थे, सीधे आए थे और फेंकते हुए निकल गए थे, तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनका कोण तो जीरो था। और ये देखिए तो इसे हम 10 की घात 3 पे देखते हैं, तो इसका जो 40 से लेके 60 के बीच में कोण है। अब मैं देखना चाहता हूँ, मान लीजिए 10 की घात 2, 10 की घात 2 मुझे 10 की घात 2, 10 की घात 2 पे अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 100, मतलब 100 डिग्री के कोण पर 10 की घात 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन संख्या जो 10 की घात 2 है, मतलब कितना 100 है। 10 की घात 2। अब मान लीजिए मैं थोड़ा और नीचे तो 10 की घात इधर लगभग मेरे हिसाब से 50 60 के आसपास, 60 मान लीजिए 60 के आसपास, 60 संशोधित किए गए प्रकीर्णन कणों की संख्या के लिए हमको जो है इतने कम जो है कणों के लिए एंगल देखिए, थीटा देखिए, हमको चाहिए पड़ेगा लगभग 160, 160 डिग्री का एंगल, केवल इतने कम कण शो कर रहे हैं। याद कीजिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 90 या 90 डिग्री से ज्यादा का कोण 8000 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन दिखाता है, मतलब कितने कम इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल दिया मैंने, कितने कम अल्फा कण दिखाते हैं। 8000 अल्फा कणों में से कोई एक 90 के कोण से ज्यादा में जो है वीडियो विश्लेषित होता है या संसूचित होता है। तो आप देखिए कि कैसे केवल sorry, क्योंकि 60 के आसपास संशोधित किए गए प्रकाशित इलेक्ट्रॉन जो है, केवल 60 के आसपास जो है उनके लिए भी हमको जो है 100 लगभग 160 के पास जो है हमको कोण चाहिए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना, मतलब कितना हमको ज्यादा कोण चाहिए, उतने ही कम जो है विश्लेषण हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
तो अभी आप समझ ही सकते हैं इससे कि अब आपको समझ में आ रहा है ना 8,000 में एक वाली बात वो कैसे थी, वो ऐसे ही थी। चलिए अब चलिए आगे देखते हैं। फैन हटाइए। हाँ। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं आप कि रुकिए। विष्णु के परमाणु के नाभिकीय मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश और द्रव्यमान नाभिक में संकेंद्रित होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि धन आवेश उनका और उनका द्रव्यमान जो है दोनों उनके एक पर्टिकुलर मतलब बीस सेंटर पे कह सकते हैं संकेंद्रित होता है। मतलब उनका ज्यादातर हिस्सा सेंटर पे होता है, मतलब बीच में होता है, बाकी बहुत कम हिस्सा जो है पूरे में फैला होता है। ज्यादातर जो है उनका संकेंद्रित होते हैं वो कहाँ, मिड, बीच में संकेंद्रित होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ नाभिक के जो है नाभिक जिसको पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का साइज लगभग, रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ, नाभिक का साइज लगभग 10 की घात -14 मीटर हो सकता है। परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। तो ठीक है, नाभिक का साइज कितना है, न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10 की घात -14 मीटर, ठीक है। हो सकता है, उसमें भी लिखा है हो सकता है। और दूसरा, परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। अधिकांश भाग खाली है ये कैसे पता चला, क्योंकि अधिकांश भाग खाली है ऐसे पता चला कि ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकलने का मतलब क्या है कि अधिकतर भाग तो खाली है, अधिकतर भाग खाली है। जो इलेक्ट्रॉन घला होगा सीधा जाके नाभिक पे, वो तो सीधा फेंक गया होगा। जो उससे थोड़ी एंगल पे खड़ा होगा वो टेढ़ा गया होगा, वो इस साइड बना के दिखा देता है। मान लीजिए यहाँ पे है, और यहाँ मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, अल्फा सॉरी अल्फा इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आता है, यहाँ टकराता हूँ, तो यहाँ से वो ऐसा जाएगा। कोई कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो वो सीधा ही निकल जाएगा, वो कहीं जाएगा ही क्यों, क्योंकि वो तो बहुत दूर है। ये जो है बहुत दूर है उस जो नाभिक से। कुछ सीधा मुंह पे रुकिए। कुछ जो है इसके मुंह पे सीधा करेंगे ऐसा, जो सीधा करेंगे या तो वो ऐसे जाएंगे या वो ऐसे जाएंगे, मतलब वो 90 से ज्यादा कोण पे जाएंगे। मतलब जितने जैसे भी जैसा भी वो उस पे जो टकराया होगा उस हिसाब से उस कोण पे जाएगा। कहने का मतलब है कि जो नाभिक का साइज है 10 की घात -14 मीटर हो सकता है। परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है, क्यों, क्योंकि ऐसे जो जो ये सीधे जा रहे हैं अल्फा कण, वो कैसे जा रहे हैं, जबकि अधिकांश भाग खाली होगा जब भी तो जाएंगे। तो इससे जो है ज्यादातर पॉइंट ये दशम एक एक 4%, केवल 1 डिग्री के कोण से ज्यादा में केवल 0.14% गए थे अल्फा पार्टिकल, बाकी सारे एक कोण से ज्यादा में डिफ्लेक्ट हो गए थे। कहने का मतलब है ज्यादातर 99.84% जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए थे। कहने का मतलब है कि परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या संबंध है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से लगभग 10,000 से 1,00,000 दूर दिखाई देते हैं। समझ रहे हो, मतलब ये नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से लगभग 10,000 से 1,00,000 दूर दिखाई देते हैं। और समझे आप, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आप सबको पता है और कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी इन्होंने ही बताया। और अल्फा कण पन्नी से बिना विक्षेपित हुए बाहर निकलते हैं। और जब अल्फा कण नाभिक के पास आते हैं तो विद्युत बल उन्हें प्रेरित करता है। मतलब जो है विद्युत बल के कारण जो है अल्फा कण जो है वो पीछे भी धकेलते हैं। तो ऐसा धीमे धीमे उनकी जो है वो गति स्लो होती जाती है, कम होती जाती है। जब उसके वो सीधा घल रहे होते हैं, मान लीजिए सीधा सीधा घल रहा है तो गति धीमे धीमे कम हो जाएगी, एक टाइम पे जो है ये थक जाएगा। जब इसकी जो है वो गति जीरो हो जाएगी, एक टाइम पे क्या होगा, इसकी गति जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी, गति होगी ही नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इतना बल लगा रहा होगा उसपे। अल्फा पार्टिकल बोल रहा हूँ, तो नाभिक उस पर इतना बल लगा रहा होगा कि वो जो है वो सीधा नीचे की तरफ जाएगा।
वो सीधा जा ही नहीं पाएगा, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, कह सकते हैं उसमें इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि वो जो है या तो उससे सीधा निकल जाए या उससे टकरा 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 के टेढ़ा चला जाए। वो घलेगा, और वो जो है इस एंगल मतलब उस कोण पे घल रहा होगा कि वो जो है 90 या 90 से ज्यादा में जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, या 90 या 90 से ज्यादा में विश्लेषित होगा। चलिए, प्रकीर्णन आंकड़ों का विश्लेषण। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल द्वारा प्रकीर्णन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। स्वर्ण पन्नी के प्रकीर्णन में केवल एक से अधिक बार प्रकीर्णन नहीं होता है। और और अल्फा कण के प्रेक्षक पथ का अभिकलन काफी है। हाँ, अल्फा कण का जो है उसका प्रेक्षक पथ, अगर प्रेक्षक पथ अपन को पता है तो उसका अभिकलन काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्फा कण और धनावेशित नाभिक का संबंध। तो अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा कण याद रखिए हीलियम परमाणु के जो है वो नाभिक होते हैं। और अल्फा कण के धनावेश और द्रव्यमान हीलियम परमाणु के बराबर होते हैं, होना ही चाहिए। और जो है स्वर्ण के 2 मिनट। स्वर्ण के नाभिक का आवेश जेड गुणे ई होता है, जहाँ जेड परमाणु का प्रतीक होता है। ये मैं आपको बताऊंगा जेडी कहाँ से आया, अभी 2 मिनट रुकिए, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। और प्रकीर्णन प्रक्रम प्रक्रम के समय स्वर्ण नाभिक स्थिर रहता है, ठीक है। अल्फा कण के प्रेक्षेप पथ का अभिकलन कूलम नियम और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किया जा सकता है। वो हम पढ़ेंगे कैसे, पहले जेडी को देखते हैं। मान लीजिए एक जो है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आवेश कितना होगा। अगर आप मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन के जैसे आप आवेश बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे एक मान मान लीजिए कि ये उसका जो है आवेश है e⁻⁻1, और उसकी वैल्यू होती है वो अलग है। लेकिन मेरे अभी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वैल्यू वही समझ लीजिए आप, जो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बट इसको भी आप वो मत समझिए, इसको भी मैंने ऐसा e⁻⁻1 लिख दिया, e की घात माइनस माइनस बना दिया, इसका समझिए कि इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब अगर एक के लिए इतनी है तो जेड के लिए कितनी होगी। अगर आपने जो है यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो आपने मैथ में ठीक से पढ़ा होगा बचपन में, तो आप बता पाएंगे कि इसका जो है जेड गुणे ई जो है इसका आवेश होगा। जेड गुणे ई जो है इसका आवेश होगा। तो यही लिखा है कि जो स्वर्ण के नाभिक का आवेश जेड गुणे ई होता है, जहाँ जेड परमाणु का प्रतीक होता है। जेड क्या होता है, जेड जो होते हैं ये अपने या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं एक किसी भी परमाणु में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जबकि न्यूट्रल हो, जब एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। और इन्हीं को जो है हम जेड से नाम देते हैं, और जेड गुणे ई करने पर जो है नाभिक का जो है आवेश निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा कूलाम नियम, आपने जो है फिजिक्स में इसमें कूलाम नियम में आपने इसको पढ़ा होगा। जो है इसका जो है फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। असल में इसका फॉर्मूला ये होता है। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, फोर्स। तो हम इसमें एक बार देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, इसमें एक बार देखने वाली बात है कि इसमें जो है अगर अपन इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन 12.1 से कंपेयर करें, तो हम ये देख पा रहे हैं कि Q1 की वैल्यू क्या है, 2E। और Q2 की वैल्यू क्या है, ZE। देखिए, जब Q1 2A क्यों है, क्योंकि वो है जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनका जो है वो चार और आवेश है, वो होता ही 2E है। और जो ZE क्या है, जेड जो है वो जो हमने पन्नी यूज की थी,
उसके अंदर जो आवेश है, जो आवेश आवेश बोल रहा हूँ, उसका जो नाभिक है, नाभिक का आवेश है जेड ई। उसके जो नाभिक का आवेश है वो जेड ई है। मतलब दोनों हुए आवेशों को मैंने लिखा, और ये जो है इस फॉर्मूले में लगाया। ये देखिए इस फॉर्मूले में जो है इसकी वैल्यू रखी है Q1 Q2 की। Q1 2 है वो अल्फा पार्टिकल, उनका जो है आवेश, और Q2 है वो जो पन्नी है उसमें जो नाभिक है उसका आवेश। तो इसको जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो ये जो है आंसर आ जाएगा। तो जहां आर अल्फा कण की नाभिक से दूरी है, आरोपित बल अल्फा कण और नाभिक को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश है। अल्फा कण पर आरोपित बल का परिणाम एवं दिशा अल्फा कण के नाभिक की ओर अभिगमन करने वाली तथा उससे दूर जाने के साथ लगातार परिवर्तित होती है। तो बल जो है वो जो रहेगा वो धीमे धीमे गति को जो है वो कम करता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब गति बिल्कुल जीरो हो जाएगी और जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की तरफ आ जाएगा। तो यही बस यही था, इतना नहीं के अलावा कुछ नहीं है इनके एक्सपेरिमेंट में। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने गीगर मार्गन फ्यूज का निरूपण का निर्धारित ग्राफ देखा, और पूरे एक्सपेरिमेंट को समझा कि कितने ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ जा रहे थे, या कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जा रहे थे। सीधे निकल जा रहे थे तो ज्यादा 8,000 में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था जो 90 है, 90 की ज्यादा की कोण से, और जो है विश्लेषित हो रहा था, वरना सारे सीधे ही निकल जा रहे थे। तो ये सीधी समझने वाली बात है। इससे क्या पता लगता है कि जो है उसमें आधे से ज्यादा जो है जगह खाली है, उसमें परमाणु में। तो ये समझने वाली बात है। तो यही सब चीजें हमने जो डिस्कस करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कल हम पढ़ेंगे अल्फा कण प्रेक्षित पथ। प्रेक्षित पथ तो इसको जो है आप पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, जितना मैंने आज पढ़ा है उतना भी पढ़ लीजिएगा, और कल की क्लास में जो पढ़ाने वाला हूँ पढ़ के आइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।